Hello everyone. My name is Divyansh Khimani and I am a qualified CMA, that is Cost and Management Accountant, and now dreaming to become a CA, that is Chartered Accountant. एंड मेरे को सही में नहीं पता कि मेरे को ये डिग्री क्यों करनी है. इट्स जस्ट दैट कि मेरे सराउंडिंग्स में, मतलब जहाँ पे मैं अभी करंटली जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे इतने सारे CAs हैं मेरी टीम में. CMAs भी बहुत हैं, बट जिस टीम में मैं हूँ उसमें CAs बहुत ज़्यादा हैं. तो उनको देख के मेरे को एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई कि यार इस डिग्री में कुछ तो बात है. तो मेरे को बस अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए CA करना है, अदरवाइज़ मेरे पास अभी के लिए कोई रीज़न नहीं है. ठीक है, तो कोई नहीं, इस टॉपिक को अभी साइड रखते हैं एंड हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमें हेल्प करेंगे टू कोप अप विद आर CA करिकुलम एंड एग्ज़ाम्स अलॉन्ग विद जॉब. ठीक है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं ये कोई वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे कि मेरे को इसमें कुछ करियर बनाना है या ऐसा कुछ. इट्स जस्ट दैट कि मैंने जब अपना CA का इंटर दिया था इस बार ग्रुप 1 नवंबर 23 में दिया था मैंने, तब मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं क्लियर कर लूँगा. तो मैंने वाहेगुरु जी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करी थी कि वाहेगुरु जी, इस बार अगर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ये निकल जाता है ग्रुप, तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा, चाहे वो कोई ना देखे, बट मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए वो वीडियो बनाऊँगा, ताकि एक रोड मैप मिल सके, गाइडेंस मिल सके उन लोगों को जो अपनी जॉब के साथ CA करने का ट्राई कर रहे हैं. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इस लेवल पे, मैंने कई लोग देखे हैं जो कि फाइनल लेवल पे होते हैं, नहीं निकल रहा होता तो जॉब कर लेते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, एंड उसके साथ फिर अपनी फाइनल्स की प्रिपरेशन करते हैं. बट कोई स्टार्ट ही जॉब के साथ कर रहा है CA, वो मैंने अभी तक तो नहीं देखा. बट होंगे ऐसे, काफ़ी सारे होंगे मेरी तरह जिनको इस डिग्री का शौक़ है, इस डिग्री को अचीव करना है ड्यू टू वेरियस रीजन. किसी को शौक़ हो सकता है, किसी को वो डिग्री का बस ब्रांड चाहिए है, किसी को फाइनेंशियली वेल ऑफ होना है, XYZ रीज़न. ठीक है, तो आप किस भी वजह से जॉब कर रहे हो, आइदर फाइनेंशियल रीज़न, आइदर आपके पास कोई और डिग्री है ना, आपने जॉब स्टार्ट कर दी, अब आपका मन कर रहा है अंदर जाके देखने का कि नहीं यार CA करना है, मेरे को इस डिग्री को अचीव करना है. तो कोई भी रीज़न हो आपका, हम आपके साथ ये 10 रीज़न डिस्कस करने वाले हैं आज. ठीक है, तो मैंने कुछ नोट डाउन कर रखे हैं, तो इसको एक एक लाइन में डिस्कस करेंगे. इसको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना वीडियो को. जो फर्स्ट पॉइंट है ना, वो है टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस. जो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ हेल्प करेगी ना CA के एग्ज़ाम्स क्लियर करने में, वो है आपका एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है, मैं कह रहा हूँ 2 नहीं तो मैक्सिमम 1.5 मंथ्स, इससे ज़्यादा मत डिले करना, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. अगर आपका इतने टाइम तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आई विल रिकमेंड कि मत देना भाई अटैम्प्ट. मैं आपको कितने सीनियर्स मिलेंगे CA प्रोफेशन के अंदर जो बोलेंगे कि यार अटैम्प्ट तो दे आओ, एटलीस्ट ट्राई दे आओ. नहीं, जब तक आप सुपर कॉन्फिडेंट नहीं हो ना कि यार मेरी तैयारी अच्छी है, तब तक एग्ज़ाम देने मत जाना. ये मेरी रिकमेंडेशन है. जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा ना, ये सारी मेरी रिकमेंडेशन है. हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. ठीक है, मानना ना मानना वो आपके ऊपर है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एटलीस्ट 2 रिविजन करके ही जानी है. ठीक है, ये भी मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो जॉब कर रहे हैं. जॉब के साथ एक्चुअली इतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 2 रिविजन आप कर लेना. ठीक है, जो जॉब नहीं कर रहे वो तो 3-4 भी कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है रिविजन्स की. बट जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए एटलीस्ट 2 रिविजन इज मस्ट. ठीक है, नहीं तो आपको रिटेन ही नहीं कर पाओगे आप चीज़ों को. ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्लान फॉर 1.5 डेज ड्यूरिंग द एग्जाम. जो आपके एग्जाम्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला पेपर था अकाउंट्स, दूसरा पेपर था लॉ. ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्स के बीच में जो 1.5 डेज का आपको गैप मिलता है ना, उसमें प्लान कर लेना पहले ही कि करना क्या चाहते हो. ठीक है, लास्ट में आके डिसाइड करना कि यार अब क्या करना है, फिर उस दिन आपका जो गोल था वो आप अचीव नहीं कर पाओ. ठीक है, उसके बाद आप डीमोटिवेट हो जाओ, पेपर में आप बिल्कुल ही बेकार पेपर दे के आओ, वो मत करना. पहले से प्लान कर लेना कि करना क्या है. ठीक है, अब मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ डिसाइड कर रखी थी कि स्पेशली जो मेरे थ्योरी सब्जेक्ट है ना, उसमें तो मैं पूरी रिविजन करके जाऊँगा. ठीक है, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ यार, मैं अपने लॉ के पेपर के लिए ना सोया तक नहीं था. 1 घंटे का मैंने रेस्ट किया था रात को, अराउंड 4 से 5 के बीच में रेस्ट किया था. 4 बजे मतलब सुबह 4 AM से 5 AM. अदरवाइज मैंने कुछ, मतलब मैं ना सोया था ना मैंने रेस्ट किया था, मैंने बस वो 1 घंटे का रेस्ट किया था.
बट मैं ये रिकमेंड किसी और को नहीं करूँगा, क्योंकि कई लोग होते हैं जो अभी नहीं सोएंगे तो वो पेपर वाले दिन सो जाते हैं, ठीक है। बट मेरा वो मेंटालिटी था कि भाई अगर तू आज सो गया ना दिव्यांश, तो जब तेरा रिजल्ट आएगा ना, उसकी कई रातें ऐसी होंगी जब तू नहीं सो पाएगा। क्यों? क्योंकि तेरा नेगेटिव रिजल्ट आया, एंड ये तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट शॉट था, एंड तूने वो अच्छे से नहीं दिया। तो इस चीज़ को माइंड में लेके चलना। मेरा ये गोल था कि मेरे को सारी रिवीजन करनी है उस 1.5 डे में, तो मैं सोया भी नहीं था। अगर आपको लगता है कि नहीं यार आपके लिए नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक काम कर सकते हो कि अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, समरीज बना लो, ताकि आपका सिलेबस सारा कवर हो जाए उन शॉर्ट नोट से, समरीज से, बट आप करके सारा जाओ ताकि वो आपको एग्जाम्स में रिटेन हो पाए, ठीक है। उस दिन के लिए छोड़ना कुछ मत। तो मेरा यही गोल था कि सारी रिवीजन करके जानी है, ठीक है। मैंने क्योंकि कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, कोई समरी नहीं बनाई थी, मैंने बस अपने ICI के मॉड्यूल में अंडरलाइन कर लिया था जो जो इंपॉर्टेंट है। मार्क माई वर्ड्स, मैंने 70% ऑफ द सिलेबस मार्क कर रखा था, तो मैं सब याद करके गया था। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है हमारा, इनफ टाइम फॉर फर्स्ट एग्जाम। देखो, जो आपका फर्स्ट एग्जाम होता है ना, वो आपका एक तरह से रॉकेट लॉन्चर होता है, ठीक है। अगर आपका वो खराब गया ना, तो आपके बाकी 3 पेपर के जो पिलर होते हैं ना, वो हिल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने तो ये सोच रखा था कि भाई फर्स्ट पेपर में फोड़ के आना है। उसके लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी, और एक्चुअल में बताऊँ मेरा फर्स्ट पेपर इतना अच्छा नहीं गया था, बट फिर भी मैंने सोच रखा था कि फोड़ के आना है, ठीक है। तो मैंने 11 दिन दिए थे, जो लास्ट के 11 दिन होते हैं ना, वो मैंने फर्स्ट पेपर के लिए दिए थे, विच इज़ अकाउंट्स। जबकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग था, मैंने फिर भी कि यार ये पेपर में तो फोड़ के ही आना है अपने को। तो अगर कई स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लास्ट के 3 दिन बस फर्स्ट पेपर के लिए रखते हैं, 2 दिन रखते हैं, बाकी का जो है ना रिमेनिंग 3 पेपर्स, या अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो रिमेनिंग के 7 पेपर्स के लिए रखते हैं रिवीजन के लिए। मैंने ऐसा नहीं किया था। मेरी रिकमेंडेशन है कि फर्स्ट पेपर भाई मतलब आग लगा के आनी है फर्स्ट वाले पेपर में, वैसा सीन होना चाहिए तुम्हारे साथ। फिफ्थ पॉइंट है कंसिस्टेंसी। मैं ऑफिस से कई बार, मतलब मेरे को 9:30 बजे पहुंचना होता है ऑफिस, ठीक है। 9:30 से कई बार ऐसा भी होता था पीक टाइम में कि मैं रात के 10:30 11 बजे तक भी ऑफिस में होता था। उसके बाद भी, आने के बाद, मैं चाहे 15 मिनट के लिए बुक उठाऊं, बट मैं बुक ज़रूर उठाता था, एंड वो बहुत नेसेसरी है। आपको अगले दिन ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मेरा CA का एग्जाम है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज इन द कॉमर्स फील्ड, एंड मैंने एक दिन अपना वेस्ट कर दिया, वो भी एग्जाम के टाइम में। तो जितना कंसिस्टेंट हो सकते हो ना, हो जाना। स्पेशली अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फंक्शंस को अवॉइड करो, आप अपनी सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करो, एंड अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट करो, ठीक है। 6th पॉइंट, भाई ये गेम चेंजर पॉइंट है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपका 40 to 50% चांस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम विल इंक्रीज, विच इज़ ICI स्टडी मटेरियल। भाई मैंने कोई रेफरेंस बुक यूज़ नहीं करी थी एडिशनल, मैंने कोई क्लासेस नहीं ली, सेल्फ स्टडी करी पूरी, एंड ICI का स्टडी मटेरियल फॉलो किया स्ट्रिक्टली। कई लोग ICI के स्टडी मतलब मटेरियल में 3 चीज़ें इंक्लूड करते हैं, CA का मॉड्यूल, RTP, MTP, और भी कुछ ऐसी पब्लिकेशंस जो कि मतलब ICI पब्लिश करता है एडिशनली, ठीक है। तो मैंने वो भी रेफ़र नहीं करी थी, मैंने ना RTP की है, ना मैंने MTP की है, ना मैंने कोई पब्लिकेशंस को फॉलो किया, और मतलब सिर्फ CA का मॉड्यूल को भगवान माना और उसी को फॉलो करता गया। एंड मेरे वन ऑफ द सीनियर्स हैं, उन्होंने मेरे को इतनी बेस्ट एडवाइस दी थी कि भाई RTP MTP मत करियो, एंड उनके बहुत अच्छे स्कोर्स थे CA के अंदर, फाइनल में उनके 60% से अबव थे, उन्होंने एक एक करके ग्रुप दिया था, एंड उनके ऑडिट में आई गेस 74 मार्क्स थे। तो मैं भी उनको मतलब एक आइडल मान के, और मैंने भी यही चीज़ फॉलो करी कि नहीं भाई अपने को RTP MTP देना ही नहीं है, जो फाइट मारेंगे सीधा पेपर वाले दिन। अगर आपको लगता है, देखो रैंकर्स क्या होते हैं ना, RTP MTP सॉल्व करके जाते हैं, तो आपको अगर उनका व्यू पॉइंट फॉलो करना है तो करो, ठीक है। अगर आपके पास भतेरा टाइम है, आपके पास मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो ठीक है। मैं एवरेज स्टूडेंट्स, मेरी तरह जो हैं एवरेज स्टूडेंट्स, उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास लिमिटेड टाइम है, तो उनके लिए ये चीज़ है कि RTP MTP मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। सीधा अच्छे से मॉड्यूल करो, सारे क्वेश्चन उसके निपटाओ, सारे इलस्ट्रेशंस निपटाओ, और सीधा मैदान में आ जाओ। सीधा हमें वॉर लड़ना है और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, एग्जाम वाले दिन। अब 7th पॉइंट, सेल्फ स्टडी इज सफिशिएंट इफ टाइम इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अगर तो तुम्हारे पास टाइम है तो क्लासेस कंप्लीट करो, क्योंकि देखो क्लासेस कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है। आपकी एक क्लास कंप्लीट होने में 1.5 महीना लगता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपका अप्रॉक्सली 6 महीने तो कहीं नहीं गए सिर्फ क्लासेस कंप्लीट करने में। उसके बाद आप रिवीजन करोगे, उसके बाद आप वापस रिवीजन करोगे, तो आपके अप्रॉक्सीमेटली मतलब 8-9 महीने तो कहीं नहीं गए, ठीक है। बट मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं था। एंड क्यों नहीं था वो मेरे पास इतना टाइम,
रीज़न आपको पता ही है कि मेरी जॉब चल रही थी साथ में, तो मेरे को लिमिटेड टाइम पीरियड में अपना सिलेबस कंप्लीट करना था कैसे भी करके, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 8th पॉइंट विच इज़ बी सुपर कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम्स। भाई जब एग्ज़ाम वाले दिन जाओगे ना सेंटर पे, तो ये सोच के जाना कि जितनी तैयारी मेरी हुई है ना उससे कम ही हुई है बाकियों की। मैंने कई लोगों को देखा है कि एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम वाले दिन बाहर का एनवायरनमेंट देख के इतने डर जाते हैं ना कि भाई क्या होगा यार, हमारा बच्चे इतनी बुक्स लेके बैठे हैं। मैं तो कभी भी बुक्स नहीं खोलता था अपने एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, ठीक है। अभी मैंने ग्रुप 2 के लिए अपेयर किया है मई में, जो कि मेरे बहुत ही बेकार गए हैं, बट उसमें मैंने ऑल्दो बाहर खोली थी बुक्स एग्ज़ाम सेंटर के, बट एक पेपर के लिए खोली थी एसएम के लिए, क्योंकि उसमें मेरे को बिल्कुल नींद मेरी पूरी नहीं हुई थी, एंड मतलब XYZ रीजन जो भी है, बट मैं ज़्यादातर नहीं खोलता बुक्स, ठीक है, एग्ज़ाम के बाहर। एंड बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना, दूसरों को देखना ही नहीं है हमें, बस ये है कि यार अगर ये एग्ज़ाम हमसे नहीं निकलेगा ना तो किसी से नहीं निकलेगा। अपनी तैयारी पे मतलब फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 9th पॉइंट, कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन योर स्ट्रेंथ्स। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ क्लियर कि मेरी हर सब्जेक्ट में एग्जामिशन थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सब पढ़ के गया था। कितने ऐसे टॉपिक्स थे अकाउंट्स में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा पूरे पूरे चैप्टर, बट कितने ऐसे टॉपिक्स थे कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है। 12 इलस्ट्रेशन है, मेरे को एक इलस्ट्रेशन नहीं आ रहा। मैं ट्राई करता था कि, क्योंकि क्लासेस तो मैंने ली नहीं थी, मैं ट्राई करता था उसको यूट्यूब पे देखूँ, ठीक है, कि यूट्यूब पे अगर कोई लेक्चर मिल जाए, अगर मेरे को यूट्यूब पे वो समझ आ गया तो ठीक है, बट अगर नहीं आया तो मैं छोड़ देता था वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यार जो रैंकर्स होते हैं या जिनकी एग्जाम्शंस आती हैं या जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं वो सब करके जाते हैं, नहीं। अगर आपको लग रहा है 10 बार भी सर पैर मारने के बाद कि नहीं यार ये टॉपिक अपने बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा है ना, तो भाई उसको मत करना, क्योंकि अगर वो आपको आज 10 बार करके भी समझ नहीं आ रहा ना, वो आपको एग्जाम वाले दिन भी दिक्कत देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम वाले दिन आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप वो क्वेश्चन रट भी लेते हो ना, देन ऑल्सो इट विल नॉट हेल्प यू, बिकॉज सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला भाई। अगर आपको वो कंसेप्ट समझ नहीं आया तो वो एग्जाम वाले दिन भी आप बेड़ा गर्गी करके आओगे उस क्वेश्चन में। तो ऑल तो फुल एफर्ट मारो कि यार मेरे को समझ आ जाए। अगर फिर भी ना आए ना तो मत करके जाना, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा जितनी आपकी स्ट्रेंथ्स है ना उस पर फोकस करना, ना कि अपनी वीकनेसेस पे रिग्रेट करते रहना, गिल्ट में चले जाओ कि यार ये मेरे को आता नहीं, मैं सीए कैसे बनूंगा, मेरे से तो ये क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है भाई, लोग लिमिटेड सिलेबस करके भी बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं सीए के अंदर। नाउ द 10th लास्ट पॉइंट है ये मेरा, एंड इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैंने बोला भी हो गलती से कि इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको बिल्कुल निगलेक्ट करना। इससे ज़्यादा बढ़िया कोई पॉइंट है ही नहीं यार। मतलब जो कि लास्ट पॉइंट है ना वो ये है, बिलीव इन वाहे गुरु जी। मतलब जिस भी भगवान को तुम मानते हो ना उसमें विश्वास रखना कि यार मैंने मेहनत करी है एंड मेरी मेहनत मतलब सक्सेस दिखा के ही रहेगी। मेरे को नहीं भी दिखाती ना तो भी ये विश्वास रखना भगवान पे कि यार ये मेरे लिए कोई लर्निंग्स है, क्योंकि मैंने अपना फुल एफर्ट मारा था लेकिन मैं क्लियर नहीं हुआ। हो सकता है भगवान जी कह रहे हैं कि बेटा और मेहनत कर, ठीक है, बट उस पर विश्वास कभी मत छोड़ना। लिटरली बता रहा हूँ यार, मैं जब एग्ज़ाम देके आया ना, मेरा कॉस्टिंग का पेपर जिसपे देखो मैं अकाउंट्स और कॉस्ट में लेके गया था कि यार एग्जामिशन लेके आनी है मेरे को, बाकी दो में मेरे को 40 लाने, दैट इज़ लॉ एंड टैक्सेशन। मेरा यार मैं क्या बताऊँ, उस टाइम पे मैं इतना प्रेशर में था ना, मेरा कॉस्टिंग का पेपर, अकाउंट्स का तो मेरा 25 मार्क का छूट ही गया था पेपर, लिटरली 25 मार्क का मेरा पेपर छूट गया था। और उस टाइम पे सबका ही छूटा होगा ऑलमोस्ट, बट किसी का 25 मार्क का मुझे नहीं लगता कि छूटा होगा, मेरा 25 मार्क का छूटा था। और कॉस्ट इतना वाहियात पेपर भाई, मेरे को ये तक उम्मीद नहीं थी कि मेरे 40 भी आ जाएंगे। और मेरा लॉ का अच्छा गया था पेपर, टैक्स का ठीक गया था, ठीक है, जिन दो में मेरे को सबसे कम उम्मीद थी उनके पेपर ठीक गए थे। एंड जब मेरा रिजल्ट आया ना, आई वॉज लाइक यार ये हुआ क्या है मेरा, मतलब मेरे सब में 60 की लाइन में थे, मतलब सब में एग्जामिशन थी। अकाउंट्स में 66 थे, लॉ में 66 थे, कॉस्टिंग में 60 थे एग्जैक्ट, एंड 61 थे टैक्सेशन में, ठीक है। तो बहुत अच्छे मार्क्स आए जस्ट बिकॉज मेरे को भाई गुरुजी ने हेल्प किया। ये तो सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे, मेरे को भाई गुरुजी ने हर सिचुएशन में हेल्प किया यार। मतलब मेरे फर्स्ट से 7th तक एग्जाम थे, फर्स्ट, थर्ड, 5th एंड 7th। उस फर्स्ट से लेकर 7th तक जो है ना, मतलब मेरे को ये भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे को लीव मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं ना एक लिस्टेड कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे आपको पता होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं, एंड मैं उसी डिवीजन में हूँ जहाँ पे रिजल्ट्स बनाने का काम होता है, ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाने का काम होता है। 8th या 9th को बोर्ड मीटिंग थी एंड मेरे को 1st से 7th तक लीव चाहिए थी। एंड मेरे अल्टीमेट बॉस ने मेरे को थोड़ा सा मतलब इतना सा सुनाया था, जो कि उनका बनता भी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट मेरे को
बोलें, थोड़ा डांटें कि यार ये थोड़ा सीरियस रहे, ऐसा ना हो कि कैजुअल ले ले चीज़ों को। तो उन्होंने मेरे को सुनाया भी, बट उन्होंने मेरे को लीव दे दी। तो ये क्या था, वाहेगुरु जी का ही करिश्मा था कि मेरे को इतना सपोर्ट मिला। एंड जो मेरे बाकी सीनियर्स थे, DGM फाइनेंस, मैनेजर फाइनेंस, देवर लाइक तू भाई टेंशन मत ले, तू अपने एग्जाम्स पे फोकस कर, बाकी हम देख लेंगे काम तेरा सारा, ठीक है। एंड उन्होंने मेरे को एक बार भी कॉल नहीं किया भाई ड्यूरिंग द एग्जाम, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर आपका ऑफिस से कॉल आता है ना, आपका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है, चीज़ों से। आपका मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा यार मेरे से ये गलती हो गई थी इस काम में, यार इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया ही नहीं। तो ये वाहेगुरु जी का करिश्मा नहीं है तो क्या है कि मतलब आपके सीनियर्स आपको इतने, मतलब भगवान की तरह सीनियर्स मिले हैं जो आपको इतना गाइड कर रहे हैं, आपको इतनी हेल्प कर रहे हैं। तो उन पे विश्वास कभी मत खोना। आप चाहे फेल हो जाओ, पास हो जाओ, आपके पेपर बेकार गए हों, अच्छे गए हों, बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, हर सिचुएशन में उनका नाम नहीं भूलना। कई लोग होते हैं ना कि खुशी में तो याद करते हैं, दुख में याद नहीं करते, ये चीज़ मत करना। तो लास्ट पॉइंट इज बिलीव इन वाहेगुरु जी। एंड लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो करना है लाइफ में, मैंने ऑन द स्पॉट डिसाइड किया था कि CA करनी है, ठीक है, जॉब के साथ। ऑल्दो मैं बहुत एक, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा कमाता हूँ, बट मैं एक वेल स्टैब्लिश्ड करियर में हूँ, ठीक है। तो मेरे को कोई नीड नहीं थी CA करने की, बट मेरे को अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करनी थी, मेरा मन था ये डिग्री अचीव करने का। तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने अपने 1-2 दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। बट जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आया तो सब बैक ऑफ कर गए कि नहीं यार हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी बहुत हेक्टिक जॉब है, हमारा ये है, XYZ रीज़न हो भी सकता है, वो जेन्युइनली बोल रहे हूँ, बट मतलब जो भी रीज़न था उन्होंने बैक ऑफ कर दिया। मैं था कि नहीं यार मेरे को करना है। एंड मैंने उसी दिन रजिस्ट्रेशन कराई। मैंने कहा रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा तो कोई स्टेप नहीं लूँगा आगे। तो रजिस्ट्रेशन कराई और बढ़ गया। एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटर का ग्रुप 1 निकाला भी। एंड आई होप सो, चाहे मेरे को 2 अटैम्प्ट लगे, 3 लगे, 10 अटैम्प्ट लगे, मेरे को ये डिग्री करनी है, कैसे भी करनी है, बट करनी है, ठीक है। तो डरना नहीं है। जो भी आपको इच्छा है, आपको मतलब ऐसा लगता है कि यार ये मेरे को करना है, मेरा बहुत मन है अंदर से, तो मन को मत मारना यार, चाहे जो भी एज के हो। मैं अभी इतनी एज का नहीं हूँ, मैं अभी जस्ट 24 का हूँ। तो अगर आप बड़े भी हो, आप 26 के हो, 27 के हो, 30 के हो, उससे ज़्यादा हो, अगर आपका मन है ना यार कोई चीज़ करने का, तो बैक ऑफ मत करो, करके नक्की करो काम को, ठीक है। तो बस इसी 10 पॉइंट्स के साथ मैं आपको ये कहूँगा कि फोड़ लो, ज़िंदगी में फोड़ो, मतलब जो इच्छा में आए वो करो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो लाइक करना, कोई भी डाउट हो आपको तो मैंने आपको बता दिया, लिंक्डइन और फेसबुक पे आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।